हेलो एवरीवन, आज की हमारी क्लास है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के बारे में। इस क्लास में हम समझें कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कहता क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है और इसे क्यों बनाया गया है। और सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो है वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे बेस्ड है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी क्या है? रिफॉर्मेटिव थ्योरी है सुधारात्मक का सिद्धांत। सुधारात्मक का सिद्धांत ये कहता है कि जो ऑफेंडर है उसका जो पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, सबको लेकर उसे चेंज करना और उस ऑफेंडर को सज़ा देने के बजाय रिफॉर्म करना, यानी कि उसमें सुधार लाना। और ताकि ये जो हमारी सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसमें एक वो यूज़फुल मेंबर बने, इस समाज के वो काम आ सके, एक अच्छा इंसान बन सके, जो एक मूल अधिकार है सबका। उसके बाद सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो मेन ऑब्जेक्ट इसका ये है और इसे क्यों बनाया गया है। तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कहता है कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, जिन्होंने पहले कभी क्राइम नहीं किया, जो पहले कभी कन्विक्ट नहीं हुए, और जो यूथ है यानी कि जो जवान है, जिनकी एज कम है, उन्हें हम प्रोबेशन पे छोड़ें, एडमोनिशन पे छोड़ें, ताकि वो अपने आप को रिफॉर्म कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे काम करता है, यानी कि सुधार लाना। उसका सिर्फ ये ऑब्जेक्ट नहीं है कि सिर्फ है ना सेंटेंस दिया जाए, नहीं, इसका रिफॉर्म करना। अब मेन ऑब्जेक्ट जैसे कि ये है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रिफॉर्म द ऑफेंडर, यानी कि उसमें ऑफेंडर में सुधार लाना, और प्रिवेंट द ऑफेंडर, ये दूसरा मेन ऑब्जेक्ट है, प्रिवेंट द ऑफेंडर टू बिकमिंग अ ऑब्ड्यूरेट क्रिमिनल। अब ऑब्ड्यूरेट क्रिमिनल क्या होता है? इस चीज़ का मतलब क्या है कि हमें ऑफेंडर को रोकना है, किससे? एक कठोर, एक ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल बनने से। अब वो कैसे रोका जाएगा? अब जैसे ये कहते हैं कि भाई जिसने फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया होता है, या कोई जवान है जो जिसकी एज कम है, और उसे सेंटेंस दिया जाएगा, यानी कि पनिशमेंट दी जाएगी, और जब वो जेल में जाएगा तो वो दूसरे क्रिमिनल्स के साथ रहेगा और वो उनकी संगत का असर लेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि संगत का असर होता है, तो उसी तरह अगर इसमें हमारा ये मानना है कि अगर उसे हम जेल भेजेंगे, जब हम उसे जेल में भेजेंगे तो वो दूसरे क्रिमिनल के साथ रहकर वो ज़्यादा ही भयानक खतरनाक क्रिमिनल बन सकता है। तो उससे उस चीज़ वो बनने से हमें उसे रोकना होगा। तो उसे हम कैसे रोकेंगे? हम उसे एडमोनिशन पे या प्रोबेशन पे छोड़ेंगे। अब हमें यह समझना है कि प्रोबेशन है क्या चीज़, ठीक है, और एडमोनिशन क्या चीज़ है, जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में बताया गया है। जब कोई पर्सन क्राइम करता है, कोई ऑफेंस करता है, तो आप सबको पता है कि एफआईआर होती है, और उसके बाद उस पर जो है ना चार्जशीट फाइल होती है, और चार्जशीट फाइल होने के बाद उस पर ट्रायल चलता है। अब जब ट्रायल चलता है तो हमें पता है कि जब ट्रायल चलता है, तो जब ट्रायल कंप्लीट होता है, या तो उसे एक्विक्ट किया जाएगा या तो उसे कन्विक्ट किया जाएगा। अब जब उसे कन्विक्ट किया जाता है, तो कन्विक्ट की में क्या होता है, जब हम उसे कन्विक्ट करते हैं तो हम उसे सेंटेंस देते हैं। सेंटेंस यानी कि पनिशमेंट, उसे सज़ा मिलेगी। लेकिन प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में सेंटेंस देने के बजाय हम उसे एडमोनिशन पे छोड़ेंगे या फिर प्रोबेशन पे छोड़ेंगे। अब एडमोनिशन क्या है और प्रोबेशन क्या है, ये हम प्रोबेशन एक्ट के सेक्शन 3 में समझेंगे, और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के सेक्शन 4 में समझेंगे। अब ये है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आया कैसे है। तो प्रोबेशन ऑफ सबसे पहले ये समझेंगे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है, उसमें इसकी फिलोसफी फाउंड हुई। और उसके बाद ये चिल्ड्रन एक्ट 1908 में भी आया, और इस तरह से ये चलते चलते हमारे पास आया। और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 बनाया गया। फिर अब ये है कि सबसे पहले जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था 1898 वाला, उसके सेक्शन 562 यानी कि 562 में था ये। उसके बाद ये हमारा जो 1898 का CRPC है, सबसे पहले उसमें था। उसके बाद आया, वो जब चेंज हुआ उसके बाद आया हमारे पास ये
360 वाला हमारा 1973 का जो सीआरपी है, उस सीआरपीसी है उसमें। और अब हमारे पास है अब जो हमारा अमेंडमेंट नया जो हमारा बीएनएसएस आया है, अब ये इसमें आया है 401 में है, K1 में है प्रोबेशन और 401 की 3 में है एडमोनिशन, जो कि हमारे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर सेक्शन 4 में है और एडमोनिशन सेक्शन 3 में है। अब ये हमें समझना होगा कि अभी आप ये कहेंगे कि अब ये तो बीएनएसएस में भी यानी कि सीआरपीसी में पहले था, जो भी आप समझे कि बीएनएसएस में भी है और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में भी है, तो ये अब कहाँ कौन सा हम अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो प्रोबेशन ऑफ जो बीएनएसएस है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो ये स्टेट के ऊपर है कि वो अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। अब जहाँ पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का जहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाई हो रहा है, वहाँ पर बीएनएसएस का ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर ये अप्लाई हो रहा है तो ये अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, जो हम सब सेक्शन 1 के सब सेक्शन 3 में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अब एडमोनिशन क्या है और प्रोबेशन क्या है, अब ये सिंपल लैंग्वेज में हम समझे। हमारा काम, देखिए मेरा ये काम है आपको समझाना कि सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं लॉ समझा सकूं, ताकि ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं हो जितना हम समझते हैं और हम समझने में कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में ये है कि जब एक बच्चा कुछ शरारत करता है, तो जब वो शरारत करता है तो क्या हम उसे किस तरह से समझाते हैं? हम उसे डांटते हैं, फटकारते हैं कि ए नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा किया तो हम आपको पनिशमेंट देंगे। हम उसको एक डांट फटकार के उसे समझाते हैं कि उसे ये चीज़ नहीं करनी नेक्स्ट टाइम, बिकॉज वो चीज़ गलत है। ठीक है, तो उसी तरह एडमोनिशन का मतलब वही है। सेक्शन 3 हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का यही कह रहा है कि जब एक क्राइटेरिया दिया है, देखिए एक चीज़ समझिएगा कि ऐसा नहीं कि हमने किसी को भी एडमोनिशन का और प्रोबेशन का बेनिफिट दे दिया, नहीं। एक क्राइटेरिया दिया गया है सेक्शन 3 में भी और सेक्शन 4 में। उसके अंदर उसमें हम ये देखेंगे कि ऑफेंडर सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस देखेंगे, नेचर ऑफ ऑफेंस का जो है नेचर देखेंगे कि कैसा ऑफेंस है, और ऑफेंडर का कैरेक्टर देखेंगे। क्या कहीं उसने पहले तो कोई है ना, पहले से तो ये तो नहीं है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, या फिर उसने पहले भी 1-2 क्राइम कर रखे हैं, सर्कमस्टेंस उसने किस सिचुएशंस में करा है, प्रोवोकेशन में करा, हर चीज़ को हम देखेंगे। और ये है कि ऐसा नहीं कि वो डेथ से भी डेथ से पनिशेबल ऑफेंस है, लाइफ इम्प्रिजन में, इतने बड़े बड़े इम्प्रिजन में हम उसको एडमोनिशन और प्रोबेशन पे छोड़ देंगे, नहीं। एक क्राइटेरिया दे रखा है, एक कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, हम वो सारा एक फॉलोअप करेंगे, उसमें हम समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगी। तो अभी सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि एडमोनिशन का मतलब है कि उसे जब एक सेक्शन 3 के हिसाब से जब एक ऑफेंडर एक ऑफेंस करता है, तो कोर्ट के पास पावर है, उसके पास डिस्क्रिशन है कि उसे डांट फटकार कर छोड़ सके। क्यों? ताकि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं, हाँ वो ऑफेंस का मैंने कहा आपको क्राइटेरिया, वो हम देखेंगे कि भाई तुम ये नेक्स्ट टाइम नहीं, अगर तुमने नेक्स्ट टाइम से ये कोई क्राइम किया या ऐसे किया, तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी, तुम्हें सेंटेंस दिया जाएगा। ठीक है, और प्रोबेशन ये है कि जब एक ऑफेंडर है ना ऑफेंस करता है, तो वहाँ क्राइटेरिया देखा जाएगा और उसे फिर कोर्ट के पास पावर है कि उसे प्रोबेशन पे छोड़े। जब उसे प्रोबेशन पे छोड़ेगा तो उसे एक प्रोबेशन ऑफिसर है है ना, जिसे हम समझेंगे, वो प्रोबेशन ऑफिसर उसे सुपरवाइज करेगा और उसके ये देखेगा कि प्रोबेशन पीरियड में वो सही से रह रहा है या नहीं, या फिर वो गलत काम कर रहा है, या उसका वो ऑफेंस या फिर वो ऑफेंडर की तरह ही अपने आप को जी रहा है, या फिर क्राइम कर रहा है, या सारी वो रिपोर्ट बनाएगा और प्रोबेशन ऑफिसर उसे सुपरवाइज करेगा और वो रिपोर्ट वो कोर्ट में देगा। ओके, तो ये था हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, जिसे मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज समझाया कि वो क्या है, कैसे काम करता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है और ये किस तरह से आया, और इसका मेन ये आपको ध्यान रखना है कि रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे ये बेस्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको
आगे के अब सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। ये इंट्रोडक्शन ज़रूरी था ताकि आप है ना समझ सकें कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बेसिक क्या है। ओके, थैंक यू।